नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भारी हंगामा हुआ। मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल ऐसा बढ़ा कि प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों को न सिर्फ सड़क पर उतरना पड़ा बल्कि पिस्टल लेकर दौड़ तक लगानी पड़ी। सीएम योगी ने एसएस होम और एसटीएफ चीफ सरीखे अफसरों को बहराइच भेज दिया। एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश हालात को कंट्रोल करने के लिए पिस्टल लेकर सड़क पर दौड़ते नजर आए। सीएम ने दो टूक कह दिया है कि उपद्रवियों को हर हाल में सबक सिखाना है। डीजीपी से बात कर बहराइच की घटना की रिपोर्ट तलब कर ली है। रविवार शाम को महसी इलाके में हालात बेकाबू हुए। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस महाराजगंज इलाके से गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि तभी अब्दुल हमीद नाम के एक व्यक्ति के घर से पथराव किया गया और इसके बाद अफरा तफरी मच गई। आरोप यह है कि हमीद और उसके परिवार के कुछ लोग रामगोपाल मिश्रा को खींचकर अपने घर लेकर गए और उसे 15 से 20 गोलियां मार दी, जिससे रामगोपाल की मौत हो गई। इसके बाद जुलूस में शामिल लोगों का गुस्सा भड़क गया। रामगोपाल को कई गोलियां मारी गई थी। 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, वो भी जुलूस में शामिल था। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज हुआ। नाराज लोग रामगोपाल का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। आनन फानन में पुलिस ने अब्दुल हमीद समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया और इस मामले में कई एफआईआर भी दर्ज की गई है। हालात को देखते हुए बहराइच में इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। डीएम और एसपी संवेदनशील इलाकों में लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं। खुद सीएम योगी इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाते हुए कह दिया है कि बीजेपी के लोग खुद ही माहौल को खराब कर रहे हैं ताकि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। आखिर मूर्ति विसर्जन के दौरान इस तरीके के बवाल आम क्यों हो गए हैं? ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस का बंदोबस्त कमजोर क्यों पड़ जाता है? दहाड़ में आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन साथ ही आपको यह भी याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। क्या इन हंगामों का कोई सियासी एंगल भी है? इस पहलू पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले सीएम योगी का आदेश आपको बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ लिखते हैं कि बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगी। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया। ये योगी आदित्यनाथ ने लिखा है। अब इस मामले पर आया वार पलटवार, सुन लीजिए, उसके बाद सवालों का जिक्र। क्या कारण था कि रूट ऐसा तय हुआ और क्या कारण था कि जो लाउड स्पीकर और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था और जानबूझ करके उस इलाके से क्यों ले जाया गया? प्रशासन चाहता तो ये घटना कभी नहीं होती। प्रशासन की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है जहां दोनों पक्ष के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी की कोशिश रहती है कि नफरत फैले, लोगों के समाज में दूरियां बने। उसी से राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थीं जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। बहराइच की घटना हो या गाजियाबाद में जिस तरीके का तनाव का माहौल है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी क्या है? लोग सुरक्षित रहे, लोग अपना त्यौहार सुरक्षित तरह से मनाएं, लोगों को सुरक्षा देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को सुरक्षा देने में, अच्छा माहौल देने में पूरी तरीके से विफल रही है। बहराइच की घटना वो दुखद है, उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, वो दुखद है। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे काम करने की ज़रूरत है। देखिए, कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा हाँ, है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। पुलिस के द्वारा एक हत्या कराई गई है कल लखनऊ के अंदर, यही सब चीज़ें, बनारस के अंदर लाठी चली है, अभी बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से भाजपा के लोग उसमें शामिल है और भाजपा के जंगल राज कायम है सरकार। आज तो देखिए, जानबूझकर सोची समझी चाल कांग्रेस की तरफ से इसे बताया जा रहा है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है, लेकिन आइए उससे पहले सवालों का जिक्र कर लेती हूं। पहला सवाल यही है कि क्या बहराइच हिंसा के पीछे कोई सियासी साजिश, कोई सियासी एंगल है? योगी के एक्शन से बहराइच में क्या टेंशन कम होगी? उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है क्या? विसर्जन के दौरान बार बार आखिर बवाल क्यों होता है? विसर्जन के दौरान ऐसी तस्वीरें आखिर देखने को क्यों मिलती हैं? बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी इस वक्त हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अभिषेक वाजपेयी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। डॉक्टर प्रवेश चौधरी वीएचपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाफिज गुलाम सरवर है, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है। वेद भूषण पूर्व पुलिस अफसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और स्टूडियो में सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन सबसे पहले वेद भूषण जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी बहराइच में बने हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि क्या पुलिस इस पूरे मामले को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई है क्या? क्योंकि अगर पत्थरबाजी हुई, इस तरीके की घटना हुई, उसके बावजूद बहराइच में टेंशन लगातार बरकरार रहना, क्या पुलिस का बड़ा फेलियर है? ये जानते हुए भी कि रूट कौन सा देना है, कहां से शोभा यात्रा गुजरेगी, कहां से लोगों की भीड़ क्रॉस होगी, ये सब कुछ तो पुलिस को पहले से पता था। तो क्या इंतजाम नाकाफी थे कि इस तरीके की स्थिति बहराइच में पैदा हुई? वेद भूषण जी। देखिए पूर्णिमा, दिल्ली में दंगे हो, मुंबई में दंगे हो, अभी गणेश चतुर्थी पर कई जगह हिंदुस्तान में दंगे हुए। जब गणेश चतुर्थी का विसर्जन हो रहा था, उससे पहले आपको याद होगा दिल्ली के अंदर जगीरपुरी। वेद भूषण जी आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है सर। वेद भूषण जी नहीं, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके पास लौटती हूँ वेद भूषण जी। सौरभ जी आपके पास यही सवाल। ठीक है सौरभ जी, यही सवाल, जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई बहराइच में पूरे में, एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर उत्तर प्रदेश के सवाल खड़े होने लगे, लेकिन घूम फिर के ये बात आ जाती है कि भाई क्यों हिंदू मुस्लिम, क्यों ऐसी स्थितियां पैदा क्यों होना जिसमें एक तरफ हिंदू खड़े हों, दूसरी तरफ मुसलमान खड़े हों, और फिर से वो सांप्रदायिक हिंसा जैसी तस्वीरें क्यों घड़ी घड़ी निकलकर सामने आने लगती? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से है, हमने पूरे देश के अंदर भी एक दंगा नहीं सुना कि एक दंगे हो रहे हो। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं सुना कि एक भी दंगे हो रहे हो। उल्टा सुरक्षा का माहौल बनाया गया, शांति का माहौल स्थापित किया गया, तमाम जो अपराधी छवि के लोग थे उन पर शिकंजा कसा गया बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तमाम तरह की ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि जो भी योजनाओं का लाभ मिले वो ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को, समाज के अंदर हिंदू को भी मिले, मुस्लिम को भी मिले। मुस्लिम तरक्की कर रहा है, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट वाला मुस्लिम नहीं रहा, पंचर बनाने वाला। बावजूद उसके आप लोगों को दिक्कत इस बात से है कि ये दंगा मुक्त राज्य कैसे हो गया उत्तर प्रदेश, जहां पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के समय जब वो अपने शासन में मुख्यमंत्री थे, उस समय करीब जो है 80 से ज्यादा दंगे हुए। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उस समय लगभग जो है 25 से ज्यादा दंगे हुए, और वर्तमान में 2017 के बाद से लेकर अब तक एक दंगा हमें देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम, देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर मुस्लिमों को जो है बहला फुसलाने का एक क्रम तो जारी। देखिए कट्टर मौलाना तो है ही है, कौन कर रहा है? कट्टर मौलाना तो है ही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो लगातार पार्टी संरक्षण दे रही है, देखिए वो तो स्पष्ट रूप से जो शांति और सुरक्षा का माहौल बिगाड़ना चाहती है। जिनको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से तकलीफ है, उसमें समाजवादी पार्टी है, उसमें कांग्रेस पार्टी है, उसके अंदर अन्य ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो हिंदू मुसलमान को करा करके उत्तर प्रदेश का माहौल लगातार बिगाड़ने की कोशिश की रही है। मैं बार बार कहता हूं, जब कट्टर मौलाना कहते हैं, एक ही बात कहता हूं कि देखिए आप हिंदुस्तान में हिंदू की बात कर सकते हैं, आरएसएस की बात कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर सकते हैं, लेकिन मुल्क के बाहर जहां बांग्लादेश है, जहां पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, लीबिया है, सीरिया है, वहां पर तो कोई भी ना हिंदू है, ना आरएसएस है, ना
भाजपा है, वहां पर भी तो आप एक दूसरे को मार काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत ही एक ऐसा मुल्क है जो बहुत सुरक्षित मुल्क है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन अभी तौकीर राजा का इतना घटिया बयान कि एक आदमी को पकड़ लो और तब तक मारो कि वो आदमी मर ना जाए, और उसी को देखिए सत्य साबित करने के लिए घटना हो गई, एक आदमी की जान चली गई। बताइए, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो कानून उसमें काम करेगा। शरिया कानून हिंदुस्तान में नहीं चलता है, यहाँ पर देश का संविधान चलता है। अगर हिंदू काम का गलत काम कर रहा है उस पर भी देश का संविधान काम करेगा, मुसलमान चल रहा है उसके लिए। लेकिन कुछ लोग शरिया कानून की पैरवी करने वाले लोग जो है, राहुल यादव जी, क्यों अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि पता नहीं उस वक्त क्या बजाया जा रहा था? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जी, माफी चाहूंगी, अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ है, मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ। अभिषेक जी, क्यों लगता है ऐसा अखिलेश यादव को कि पता नहीं उस वक्त क्या बजाया जा रहा था, जिसके बाद ऐसी स्थिति पैदा हो गई? दुर्गा विसर्जन का जुलूस होगा तो क्या बजाया जाएगा सर, ये बताइए जरा, अभिषेक वाजपेयी जी। धन्यवाद पूर्णिमा जी। और जब आपने स्टार्ट किया तो मैं सौरभ भाई की बात सुन रहा, और सौरभ भाई की बात सुनने के बाद मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी से कितना प्रभावित है कि कानून व्यवस्था की बात छोड़ करके उन्होंने सीधा समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस पर और बाकी सभी पार्टियों पर लेकर के हल्ला बोल इन्होंने कर दी। जब इन्होंने अभी एक बात कही कि सुरक्षा का माहौल दिया, कानून व्यवस्था का माहौल बनाया, तो मुझे याद आ गया कि अभी कुछ दिन पहले झांसी में ही एक युवक बाकायदा एक तमंचा लेकर के खुलेआम सड़क पर एक महिला के ऊपर कनपट्टी पे तान दिया था और उसको अपने साथ अगवा करके लेकर के गया। वो घटना सौरभ भाई भूल जाते हैं, वो घटना भूल गए कि सुल्तानपुर की घटना है जिसमें एक पुलिसकर्मी। मैं घटनाओं का जिक्र करने तो नहीं बैठा था अभिषेक भाई, वो इतनी बड़ी घटना पे आप मुंह खोलिए, तौकीर रजा के बयान पर बोलिए, फिर मुस्लिम को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। चुप रहिए, आपके मुख से कितना। अभिषेक जी, आज की घटना अपने आप में जो हुई है बहराइच में साहब कल की, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अगर उसी पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं तो उसी पर चर्चा करते हैं ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है उस पर चर्चा करने में? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव को क्यों लगा कि पता नहीं उस दौरान क्या बज रहा होगा, जिसके बाद वो भीड़ इतनी उकसा गई कि वहां पर पत्थरबाजी होने लगी, एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया। साहब, क्या बज रहा होगा? पूर्णिमा जी, अगर सौरभ दुबे भी पूर्वांचल से ताल्लुक रखते तो शायद ऐसी बातें ना बोलते। मैं पूर्वांचल यहाँ पर डिबेट आपके और अभिषेक जी, एक सेकंड सौरभ जी, ठीक है, यहाँ पर डिबेट आपके और सौरभ जी के बीच में अभिषेक वाजपेयी नहीं है। तीसरी बार सवाल दोहरा रही हूँ और ये अंतिम बार दोहराऊंगी। सवाल मेरा ये है कि दुर्गा विसर्जन के दौरान ऐसा क्या बचेगा कि एक दूसरे समुदाय को समस्या इतनी ज्यादा होने लगेगी कि एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा? अखिलेश यादव को क्यों लगता है कि पता नहीं क्या बज रहा था लाउड स्पीकर पर? कौन सी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल मैं आज भी अपने उस पर कायम हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें बजाई जा रही थी। क्या बज रहा होगा बताइए? अजान के दौरान क्या बजता है बताइए अभिषेक जी? अजान के दौरान क्या सुनाई देता है? क्या सुनाई देता है अजान के दौरान? क्या बजता है शायद आपको, मुझे लगता है। आप बताइए अजान के दौरान क्या सुनाई देता है? अजान के दौरान ये जांच का विषय, जांच के सामने आएगा। अच्छा, बहुत सारी घटनाएं ऐसे होती है कि जब आप मूर्ति विसर्जन के जाती तो उसमें ठीक है। तो आपके हिसाब से कुछ बज रहा था जिस वजह से ये सब हुआ। क्लीन चिट, शिवम त्यागी आपको लाते हुए, शिवम त्यागी, बिना अभी जब सवाल पूछा कि क्या बज रहा होगा तो इन्होंने कह दिया कि ये जांच का विषय है, लेकिन बिना जांच हुए क्लीन चिट दे दी गई कि कुछ तो बज रहा होगा साहब, इसीलिए ऐसी स्थिति पैदा हुई। आपके अनुसार सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा ही नहीं है। शिवम त्यागी, मैं बोल सकता हूँ पूर्णिमा? हाँ बोलिए। थैंक यू। क्या बज रहा होगा ये तो मुझे लगता है जांच का विषय होने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अभिषेक वाजपेयी जी जो है तिलक लगाकर बैठे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है सुबह उठकर पूजा किए होंगे। तो आमतौर पर पूजा में भगवान के सामने इंसान आरती पढ़ता है, भगवान का कोई भजन पढ़ता है या फिर आरती करता है, इसी तरीके से। तो जो सुबह ये सुनकर आए थे वही बज रहा होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बज रहा होगा। और अगर वो बज रहा था तो मुझे लगता है कि किसी को उससे कोई नफरत होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म के भजन से या फिर कीर्तन से आज तक इस देश में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर इस तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर गांव में, हर शहर में दिन में 5 बार अजान होती है।
तो अगर वो ऐसा थोड़ी ना कि आदमी उससे नफरत करने लगेगा या उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, या फिर अगर वो अजान सुनेगा या फिर मुस्लिम धर्म का कोई भी गीत सुनेगा या कुछ भी ऐसा सुनेगा तो वो उसको किसी को खींचकर जो करने वाला है उसको 20 गोलियां मारेगा। तो 20 गोलियां तो नहीं मारेगा। मैं मानता हूं कि एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर सभी धर्म रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और जब आमतौर पर इस तरह के दूसरे धर्म के भी त्योहार होते हैं तो चाहे सड़क रोककर नमाज पढ़ने का विषय हो, चाहे जुलूस निकालने का विषय हो, चाहे ईद पर जुलूस निकालने का विषय हो या शबे बारात पर जुलूस निकालने का विषय हो, तो किसी को पकड़कर गोली नहीं मारी जाती, आधा दर्जन एक दर्जन, किसी को इस तरह से नहीं किया जाता। मैं एक चीज कहना, एक प्लीज रुक जाइए ना, अभिषेक जी आती हूँ, अभिषेक जी लाभ नहीं है, अभिषेक जी आती हूँ, कोई लाभ नहीं है, अभिषेक जी आती हूँ, कोई लाभ नहीं है, बीच में नहीं बोलना, बोलिए शिव। कोई लाभ नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मेरा बस एक ही सवाल है सबसे, जो भी कोई यहाँ पर है, मेरा सबसे एक ही सवाल है, जब हिंदू धर्म में दुर्गा विसर्जन हुआ, गणेश विसर्जन हुआ, रामनवमी का शोभ यात्रा हुई या फिर कोई और यात्रा हुई, उन्हीं यात्राओं पर पत्थरबाजी, गोलीबाजी, इस तरह की चीजें क्यों होती हैं? क्यों उसी ही यात्रा को सिर्फ सुरक्षा चाहिए? क्यों शबे बारात पर किसी भी मुसलमान यात्रा को कोई डर नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू उन पर पत्थरबाजी नहीं करेंगे? या फिर और किसी यात्रा पर क्यों? क्योंकि मानसिकता सामाजिक तौर पर खराब है भाई। और ये सिर्फ विषय जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में ये हुआ, बिहार में ये हुआ, बंगाल में ये हुआ, हावड़ा, गोंडा, कोलकाता, गढ़वा, कौशाम्बी, करीमगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और त्रिपुरा तक में जाकर एक समाज है जो दूसरे समाज को मार रहा है, पीट रहा है, एक समाज है जो पिट रहा है। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसी स्थितियां सिर्फ दुर्गा पूजा पर ही होती हैं? दुर्गा पूजा पंडाल पर ही क्यों ईंट पत्थर चल रहे हैं? क्यों ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एक मोहल्ले से जब निकला जा रहा है, बहराइच में तो कहा जा रहा है वो मुस्लिम मोहल्ला है, वहां से ऐसा ना निकले? क्यों ना निकले भाई? पाकिस्तान में है क्या ये बहराइच? हिंदुस्तान में है, उत्तर प्रदेश में है, और सबके सब मोहल्ले इस तरीके से मोहल्ले बांटने लग गए तो इस देश के बाकी धर्मों के लोग तो घर से नहीं निकल पाएंगे। 100 करोड़ तो हिंदू हैं। अभिषेक जी जल्दी से ये बेकार की बातें करना बंद करें और इस तरीके से ये गुंडागर्दी, आतंकवाद टाइप के माहौल को जस्टिफाई करना बंद करें। ठीक है, 20 सेकंड। तो देखिए पूर्णिमा जी, सिर्फ एक समाज को आप टारगेट करना चाहते हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम फैलाना और आप शायद एक समाज को बचाना चाहते हैं, आने वाला, और शायद आप एक समाज को बचाना चाहते हैं। बात यहाँ पर सुनिए, मैं एक बहुत सुनिए अभिषेक जी, अभिषेक जी मैं एक बहुत सीधी सी बात आपको बताती हूँ। अभिषेक जी मैं बहुत एक आम सी बात मैं आपको बताती हूँ और आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से। मुझे ये बताइए कि जब दुर्गा विसर्जन है, जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है, किसी तरीके की दिक्कत होती है? दुर्गा विसर्जन के दौरान ये समस्या क्यों? और जब हम पूरे देश में गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जब हम यहाँ पर एक साथ रहते हैं, हम एक दूसरे के धर्म को मानते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, तो फिर जब दुर्गा विसर्जन का समय होता है और इस तरीके का जुलूस निकलता है, कहाँ से साहब छत पर पत्थर इकट्ठा हो गए? कहां से एक आदमी को अंदर ले जाकर गोलियों से भून दिया गया? क्यों मैं ये ना कहूं कि जानबूझकर ऐसी साजिश को अंजाम दिया गया? पूर्णिमा जी बिल्कुल, देखिए ये जांच का विषय है और जो बात कह रही हैं आप खुद ही उसका जवाब दे रही हैं, क्योंकि ये गंगा जमुना तहजीब है। और बाकायदा मैं आपको बता दूं कि ये यही मुसलमान भाई है या और वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ बढ़ करके गणेश जी की प्रतिमा भी अपने सर पर लेकर के विसर्जित करने जाते हैं। दुर्गा जी को जब विसर्जन होता है तो वो धूमधाम से गाते बजाते हुए निकलते हैं। हर वर्ग के लोग रहते हैं, उसमें कोई अकेला हिंदू ही शरीक नहीं होता। तो आप सिर्फ एक वर्ग को टारगेट कीजिए, ये भी उचित नहीं है। अरे तो आज जो हुआ उसके बाद तो सवाल उठे, एक वर्ग को टारगेट कर रहा है, आप एक वर्ग को संरक्षण दे रहे हैं, कोई टारगेट नहीं कर रहा है एक वर्ग को। आपके मुंह से गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, एक शब्द नहीं निकला कि उस आरती में क्या बज रहा था, वहां पर क्या बज रहा था ये नहीं बता पाया। तिलक चंदन लगा के बैठे हुए पूजा पाठ करके भाई, जब निकल रहा है तो उसके अंदर क्या बजेगा? भजन ही तो बजेगा। हमेशा जब गणेश जी का विसर्जन हो, दुर्गा प्रतिमा को लेकर विसर्जन हो, हिंदू कोई अपनी यात्रा निकाले तो लगातार पथराव होता है। बाकी किसी धर्म के किसी भी जुलूस में अगर पथराव हुआ, बताइए अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंतर्गत किसी भी एक जुलूस पर पथराव हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है, मुझे प्रियंका जी को लाना है, प्रियंका जी हिंदू नहीं पिट सकते। ठीक है अभिषेक जी रुकिएगा, अभिषेक जी प्लीज रुकिएगा। प्रियंका जी को जल्दी से लाते हुए फिर प्रवेश कुमार जी मैं आपके पास आऊंगी। हाफिज गुलाम सरवर भी मेरे साथ हैं, वेदभूषण जी से भी मुझे प्रतिक्रिया लेनी है। जल्दी से प्रियंका गुप्ता जी, क्यों लगता है आपको कि बीजेपी दंगा करवा रही है? यह सब कुछ बीजेपी की रची हुई साजिश है, ऐसा कांग्रेस को क्यों लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में सरकार है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और चुनाव में इन चीजों से फायदा किसको मिलेगा? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात है कि डबल इंजन की सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर
कोटे में जाता है ये भी पता है। तो कांग्रेस पार्टी और एसपी पर ब्लेम लगाने का क्या मतलब है? यहाँ पर बैठे राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस और एसपी पर ब्लेम लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर में आता है? अमिताभ यश जी रात का इंसिडेंट होता है तब नहीं पहुंच पाते वहां पर, वो दिन में वो जो कैमरा देखते हैं तो वो दौड़ना चालू कर देते हैं गन लेकर। अरे भाई अगर कोई इंसिडेंट रात का हुआ है तो आप क्या उसमें 12 घंटे वेट करेंगे? आपने क्यों नहीं कंट्रोल किया वहां पर सिचुएशन? आज 20 लोग वहां पर जो है ना जिनके घर जला दिए गए हैं, रोड चिल्ला रहे हैं और बेशर्मी इतनी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रवक्ता बैठे हो चाहे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हो, यहाँ आकर जाति और धर्म में लोगों को बांट रहे हैं। बेशर्म लोग हैं ये लोग। मैं पूछना चाहती हूँ कि उन लोगों का घर किसने जलाया? आप बांट रही कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जिन्होंने घर जला दिया और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? बेशर्मी की इंतहा होती है। ओह अच्छा। और आप लोग इतने बेशरम हैं कि आज एक त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है। सिर्फ यही नहीं हुआ है, बनारस में भी यही हुआ। बनारस में भारत मिलाप का प्रोग्राम हो रहा था, वहां 2 गुट आपस में भिड़ गए और बैरिकेडिंग तक नहीं थी इनके पास। बैरिकेडिंग कहाँ लगा रखी है? एक शब्द तौकीर रजा पे भी बोलिए प्रियंका जी। बहुत लोगों को बेशरम बोल दिया, तौकीर रजा के बयान पर भी बोलिए। आप लोग कोई और भी बेशरम आपको दिखाई दिया? तौकीर रजा का बयान आपको क्या मर्यादित बयान दिखाई दिया? तौकीर रजा का बयान क्या समाज को जोड़ने वाला बयान दिखाई दिया? किसी एक युवक की जो है दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में जो है हत्या कर दी जाएगी और आप लोग कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार काम नहीं कर रही है? लगातार अपराधियों का सफाया करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जब वो कार्रवाई करती है मुख्तार अंसारी पे अतीक अहमद पर, तब आप ही लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तब नहीं आपको दिखाई। ठीक है, यहाँ सवाल प्रियंका जी बात जो है ना यहाँ पर सेलेक्टिव अप्रोच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो आपने जब ये कहा कि भाई सरकार किसके पास है, तो इसका जवाब तो बेहतर शिवम त्यागी दे पाएंगे ना। शिवम, ये तो बात सही है ना कि अगर एक जुलूस निकलना था तो उसका रूट तय था, और रूट तय था तो ये भी पता था कि सेंसिटिव इलाका है, और ये भी पता था कि अगर सेंसिटिव इलाका है तो वहां पर उसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए थी। सुरक्षा व्यवस्था थी पूर्णिमा जी, मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था थी, व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें चल रही थी, कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, कोई किसी तरीके से भड़काऊ नारे नहीं लगाए जा रहे थे। प्रियंका जी और जाने कितने घर चले। प्लीज आप इनको बीच में बोलने से रोकिए। मैं बोला क्या उनके बीच में? प्रियंका जी नहीं, इनके बीच में बोला क्या मैं? प्लीज बीच में। ठीक है प्रियंका जी, थैंक यू। हाँ तो सवाल जब आपको समय मिला था, आपको इतना समय काफी नहीं था कि सवाल पूछने के लिए सवाल पूछ नहीं पाए। सवाल पूछ लिया, जवाब सुन लीजिए। पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? प्रियंका जी आप सवाल पूछ चुकी है, जवाब सुन लीजिए। मैं बोलिए शिवा। थैंक यू। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, वहां पर पुलिस थी, तमाम स्थितियां बेहतर चल रही थी, किसी ने कोई भड़काऊ नारा नहीं लगाया, किसी ने कोई किसी को गाली नहीं दी, किसी ने किसी दूसरे धर्म पर कुछ नहीं किया, शांति से अपना जुलूस निकाल रहे थे, गाना गाते हुए बजाते हुए। बहुत सीधी बात है ये। अगर किसी को इस तरह के भक्ति के गीतों से परेशानी है, जय श्री राम के नारों से परेशानी है, तो वो अपने कान बंद कर ले। लेकिन इस देश में वो नारे रुकने वाले नहीं है। हिंदुस्तान में नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे? दूसरी बात यह है कि हाँ, जिस तरीके से स्थिति हुई, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर हैं, एसीएस होम वहां पर हैं, 24 घंटे में स्थिति कंट्रोल कर ली गई। लेकिन प्रियंका जी ने कहा कि जिस तरीके से सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है और ये बेशर्म सरकार है और यहां पर चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, आप हमें कह रहे हैं ना बेशर्म सरकार है, मान लिया। अभी बंगाल में शोभा यात्रा पर जो है पत्थरबाजी हुई थी, बताइए ममता दीदी बेशर्म राजनीति करती हैं? कहिए वो बेशर्मी है कि नहीं? जवाब दीजिए। अब भाई आप चले गए भाग के वहां, और ये आपकी आदत पुरानी है। इधर अरे आप क्या जवाब दीजिए, है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में है तो बेशर्मी है, बंगाल में है तो क्या है, झारखंड में अभी आग लगी थी तो क्या है, तेलंगाना में अगर लगी थी तो क्या है, राजस्थान में अभी अशोक गहलोत के समय में लगी थी तो क्या है? वो बेशर्म थे कि नहीं थे? बेशर्म थे कि नहीं थे? बताइए। पूछना चाहती हूँ कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप 24 घंटे से क्या कर रहे हैं? अरे मैं पूछना नहीं, बताइए। यहाँ पूछिए, बाद में पहले बताइए। ये प्रॉब्लम तो बंगाल में भी है, ये प्रॉब्लम तो नहीं से काम नहीं चलेगा। बंगाल में भी है ये दिक्कत। तो बंगाल में भी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होती है, वो बेशर्म सरकार है क्या? बिल्कुल। अरे तो बताइए ना, सरकार ही पूछ रहा हूं आपसे। ममता बनर्जी के राज में किसी भी शोभा यात्रा को शांति से निकलने नहीं दिया गया, वहां पत्थरबाजी होती है। ममता बनर्जी की सरकार बेशर्म सरकार है क्या? बताइए। होती है शिवम त्यागी, आप बता दीजिए। अगर बंगाल में होगी वहां तो जिम्मेदारी, ममता बनर्जी जिम्मेदार है उसके लिए, वो बेशर्म सरकार है। आप मानती हैं इस बात को? आप मानती हैं इस बात को? नहीं, क्या होता है? ममता बनर्जी के आते ही नहीं क्यों होने लग जाता है? अशोक गहलोत की सरकार में जब पत्थरबाजी हो रही थी तब नहीं क्या होता है? ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है आपकी। इनको घर टूटते हुए नजर आए, लेकिन किसको 20 गोली एक लड़के को मार दी गई, इस पर एक शब्द नहीं फूटा इनसे। इसे कहते हैं बेशर्मी। पुलिस कस्टडी में
एक आदमी की बिल्कुल सामाजिक प्रॉब्लम है, बिल्कुल सामाजिक प्रॉब्लम है। गौतम की जो एक प्रियंका जी, को एक एक राम सेकंड, गोपाल शिवम आपको रोकूंगी, शिवम आपको रोकूंगी, शब्द नहीं निकले। ठीक है आपको रोकूंगी। लेकिन प्रियंका जी, जब आप ये कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का ये आप जब ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, तो आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछिए ना। फिर आप ये सीधे सीधे आरोप क्यों लगा देती है कि बीजेपी दंगा करवा रही है? बीजेपी दंगा करवा रही है, फिर तो लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं है ना। फिर अगर उन्हीं की सरकार है, उन्हीं को दंगा करवाना है, तो फिर तो लॉ एंड ऑर्डर छोड़ ही दीजिए ना। जब अपनी ही सरकार, अपना ही मुकुट, अपनी ही गद्दी, तो फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, अरे भाई पीएससी क्यों नहीं तैनात? मैं वही आपसे पूछ रही हूँ प्रियंका जी, कितनी तैनात है ये बताइए, कितने पीएससी के बल तैनात है बताइए वहां पर, कल कितने तैनात थे बताइए, कितने थे बताइए तैनात, पूछिए ना सीएम त्यागी। अरे जब आपको फिर पता ही नहीं तो ये सवाल क्यों पूछ रही है कि कितने तैनात थे और कितने होने चाहिए थे? पूर्णिमा जी, प्रियंका जी, इसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश क्यों? बीजेपी दंगा भड़काती है ये कहने का मतलब क्यों? आप सीधे बोलिए कि लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर ये सरकार फेल है, तो उस पर शिवम त्यागी जवाब देंगे। लेकिन आप एक समुदाय के लिए सेलेक्टिव होकर उनके लिए डिफेंसिव अप्रोच रखती हैं, और एक के साथ आपको समस्या नहीं है, चाहे कितनी भी बार जुलूस निकाला जाए, दुर्गा विसर्जन हो, किसी भी राज्य में हो, वहां पर पत्थरबाजी होती रहे, आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग वहां पर नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं बोलेंगे? अरे आप लोग नहीं बोलते ना मैम, नहीं बोलते आप लोग। अभी उन्होंने पूछा पश्चिम बंगाल को लेकर, आप नहीं बोल पाई ना, झारखंड को लेकर पूछा, आप नहीं बोल पाई ना। क्यों नहीं बोल पाए? बिल्कुल बोला आपने, कहा सरकार की जिम्मेदारी, जहां जहां भी होते हैं दंगे। हाँ तो बताइए ना कि फिर वहाँ की सरकारें भी बेशर्म है, यही तो कह रहे हैं शिवम त्यागी, बताइए कि वहाँ की सरकारें भी बेशर्म है। बिल्कुल वही कह रही हूँ कि जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है। प्रवेश जी, बस तो फिर ये सामाजिक प्रॉब्लम हो गई ना, अगर हर राज्य में यही स्थिति है तो। ठीक है, हाफिज गुलाम सरवर साहब आपके पास आती हूँ। ये बताइए सर कि अगर विसर्जन होता है और दुर्गा माँ की प्रतिमा को निकाला जाता है, प्रवेश जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रवेश जी, आप ही से पहले सवाल लेना चाहूंगी मैं, उसके बाद फिर गुलाम सरवर साहब के पास जाऊंगी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये कम्युनल एंगल एक दिखाने की, दर्शाने की कोशिश क्यों, या ये सब है वाकई में? और फिर उसके बाद ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर तो चुस्त दुरुस्त है, लेकिन दुर्गा विसर्जन होता है तो पत्थरबाजी हो जाती है। अरे पत्थर कहाँ से आए, कहाँ पर ऊपर पत्थर भरकर रखे गए थे? तैयारी थी क्या कि ऐसा कुछ करेंगे? देखिए ऐसा है, ये सारा सुनियोजित तरीके से हुआ है, जो हमको लगता है। हमको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि केवल एक यात्रा निकल रही हो और उसी बीच में पत्थर इकट्ठे हो गए हो, बंदूकें आ गई हो, लोग इकट्ठा हो गए हो और सारा कुछ शुरू हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग मुस्लिम समाज को इस चीज़ के लिए लगा रहे थे, काम कर रहे थे। अब ये इसमें जो इंटेलिजेंस है उसको लेकर के भी एक मुद्दा उठता है, और हम भी कहते हैं, हम तो हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, हमारे हिंदू समाज का एक रक्षक जो है उसकी मृत्यु होगी, उसकी हत्या कर दी गई। हम ये कह रहे हैं कि हिंदू ने कभी हिंसा करने की बात नहीं करी है। यही कारण है कि कभी भी क्या शब-ए रात की इनकी बारात निकलती है या ताजिया निकालते हैं, तो कभी क्या मुस्लिम समाज के ऊपर कभी हिंदू समाज ने कोई हमला किया? तो ऐसा नहीं किया। लेकिन कभी हिंदू समाज की कोई यात्रा पिछले कुछ वर्षों के अंदर क्या कभी हो पाया? और आज ही नहीं, 1930 के अंदर, 1930-1925 के अंदर रामटेक के अंदर इसी प्रकार की राम यात्रा निकल रही थी और वहां पर हमला हुआ। उसमें डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस यात्रा को जाकर के सुयोजित तरीके से चलाने का काम किया। ये मैं तब की बता रहा हूँ जब ब्रिटिश भारत था, जब ब्रिटिश भारत था। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मुसलमान जहाँ जहाँ बढ़ता है वहाँ पर ये एक आतंक का माहौल जो है क्रिएट करता है। मैं हमेशा से इस बात को कहते आ रहा हूँ और हमारा विश्वास इसके ऊपर है। जहाँ जहाँ हिंदू घटा है वहाँ वहाँ देश बटा है, ये है। और इसी तरीके से जहाँ जहाँ मुस्लिम बढ़ा है वहाँ वहाँ हिंदू हितों का जो अपीचमेंट हुआ है, वहाँ हिंदू हितों को नुकसान हुआ है। जिस इलाके में घटना हुई है उस इलाके के अंदर बहुसंख्यक मुसलमान आबादी है। क्या मुसलमान आबादी के अंदर आज पहली बार यात्रा नहीं निकाल सकते? लेकिन प्रवेश जी ऐसा नहीं होगा ना कि अगर कोई मुस्लिम बाहुल्य इलाका है तो वहां पर दुर्गा विसर्जन के लिए जुलूस नहीं निकलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर हम सब एक साथ मिलकर गंगा जमुनी तहजीब की बात फिर हम क्यों करते हैं, मुझे ये बताइए। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई ये क्यों हो रहा है देश के अंदर ऐसा? पहली बार हो रहा है भारत के अंदर जो हिंदुस्तान है, जो हिंदुओं का देश है, हिंदू रहते हैं, हिंदू हमारी राष्ट्रता, हमारी संस्कृति है। ऐसे राष्ट्र में रहते हुए हिंदू अपने त्योहारों को नहीं मना सकते। उसको उसके त्योहार को बनाने के लिए सुरक्षा चाहिए। क्या आवश्यकता है सुरक्षा की? मुसलमानों को आवश्यकता नहीं होती और हिंदू को
बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े प्रेम पूर्वक से उनके त्योहारों लोगों का को त्योहार मनाना तो मुश्किल हो ऐसा चुका है आज मुसलमानों की को डेट में। और हिंदू ठीक का क्यों है, नहीं हाफिज करना गुलाम चाहिए? सरवर, हाफिज गुलाम सरवर, अगर मैं प्रवेश जी के हिसाब से बात करूं जो वो अभी कह रहे हैं, अगर मैं उसके हिसाब से आपसे सवाल पूछूं तो फिर तो सांप्रदायिक सौहार्द को 2 फीट गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देना चाहिए, अगर मैं प्रवेश जी के हिसाब से चलूं तो। देखिए पूर्णिमा जी, आपके शो पर भारत का जो असली चेहरा है वो हमने देखा और मुझे गर्व है कि भारत का मैं हूँ। इसलिए असली चेहरा देखा कि एक तरफ दुबे जी थे, दूसरी तरफ वाजपेयी जी थे। दोनों न केवल सनातनी हैं बल्कि दोनों ब्राह्मण हैं, और लेकिन दोनों के पक्ष अलग अलग थे। मतलब साफ है कि यहाँ हक की संभावनाएं हैं, सत्य की संभावनाएं हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे लोग पक्षपाती ही हो जाएंगे। बात वायलेंस करने वाले, समझने वाले और कमजोरों की आवाज उठाने वाले लोग भी हैं। ये तो एक बात। देखिए प्रवेश जी एक संगठन विशेष के पदाधिकारी हैं, हमारे भाई हैं, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं उनका। लेकिन क्या पूर्णिमा जी, आप भी लोकतंत्र के पिलर हैं, चौथे स्तंभ हैं, क्या यह सत्य नहीं है कि जो बच्चा जिसके वो गोली लगी है, मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूँ, न्याय मिलना चाहिए, लेकिन क्या वो वीडियो आप तक नहीं पहुंचा जिसमें वो लड़का और उसके साथ कई लड़के उस घर में घुसकर उसकी छत पर चढ़कर उसके लगे झंडे को उखाड़कर और दूसरा झंडा लगा रहे? तो क्या उसके बदले में क्या किया जाएगा फिर? उसके बदले में ये किया जाएगा हाफिज गुलाम सरवर, सुनिए अब आपको बताती हूँ कि एक पिलर होने के नाते मुझे क्या दिखाई पड़ा और इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते गुलाम सरवर को क्या दिखाई पड़ा, मैं बता देती हूँ आपको दिखाई पड़ा कि वो लड़का ऊपर जाता है, झंडा उतारता है, और मुझे क्या पता चला, मुझे यह पता चला कि उस लड़के को घर के अंदर खींचकर लेकर गए, उसको पेचकस से गोद दिया गया। सुनिए सुनिए मेरी बात, अब लॉ एंड ऑर्डर आ गया, अब लॉ एंड ऑर्डर आ गया, अब लॉ एंड ऑर्डर आ गया, अब लॉ एंड ऑर्डर आ गया गुलाम सरवर। उसको पेचकस से गोद दिया गया, उसको गोलियों से भून दिया गया, उसके नाखून उखाड़ दिए गए, उसको टॉर्चर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने झंडा उतार दिया था। लेकिन आपको नजर आया कि आपको ये नहीं दिखा कि उसने झंडा उतार दिया। आप जरा ये बताइए, आप ये बताइए कि ये करने वाले कौन है गुलाम सरवर, ये करने वाले कौन है, ये बताइए मुझे, नाम बताइए मुझे, पत्थरबाजी करने वालों के नाम बताइए, गोली मारने वालों के नाम बताइए। क्यों क्यों शोभा यात्रा नहीं निकल सकती गुलाम सरवर? शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। गुलाम सरवर सुनेंगे, मैं पूछ रही हूँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर शोभा यात्रा नहीं निकल सकती क्या? बिल्कुल निकलेगी। तो फिर क्यों नहीं निकलने दी गई? लाउड स्पीकर से क्या दिक्कत? आपने अजान करवानी बंद कर दी क्या सुबह सुबह? आपने अजान करवानी बंद करवा दी क्या सुबह सुबह? अजान को गाली से मिला रहे तो बंद करवा दी आपने क्या? नहीं, आप गाली हो सकता है किसी को दिक्कत हो, आपने बंद करवा दी क्या? मुसलमान आपने बंद करवाई क्या गुलाम सरवर? अरे आपने बंद करवाई क्या अजान? गंदी गाली दी गई है, आपने अजान बंद करवाई क्या? ये अजान का कहाँ मुद्दा है? ये मुद्दा ये है कि लाउड स्पीकर पर कुछ बजने से दिक्कत थी उन लोगों को। सरवर साहब गाली भी दी गई थी तो कानून अपना काम करता ना, कानून को हाथ में क्यों लिया गया? अगर उसने झंडा खींचा, अगर गालियां दी जा रही थी, आप पुलिस थाने में रिपोर्ट करते हैं, पुलिस आती वहां पर, कानून अपना काम करता। आप लोगों को ये सजा, मौत की सजा देने का किसने फरमान दिया? अधिकार किसने दिया आपको? शरिया कानून नहीं है, शरिया कानून नहीं है यहाँ। सब देश का संविधान चलता है हिंदुस्तान में, वेदभूषण जी से एक संविधान से चलता है ये देश। एक वेदभूषण जी से प्रतिक्रिया कोशिश करूंगी, उसके बाद 30 सेकंड सबको दे पाऊं। वेदभूषण जी देखिए पूर्णिमा, इस देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसने म्यूजिक के लिए, लाउड स्पीकर के लिए कुछ डेसिबल फिक्स किए हैं। चाहे मस्जिद से अजान हो, चाहे मंदिर के घंटे बजे या कोई जुलूस निकले, यदि किसी का ऐतराज है तो उसके लिए संस्थाएं हैं, पुलिस है, लोकल प्रशासन है, उनमें कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये जो इनका म्यूजिक का सिस्टम बहुत तेज बज रहा है, हमें इससे आपत्ति है, या इस तरह का म्यूजिक, अश्लील म्यूजिक बजा जा रहा है, इसको रिकॉर्ड किया जाए और बतौर सबूत उसको पेश किया जाए। केवल हवाई बात करने से नहीं होता। अब उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, बुलंदशहर, मेरठ में जो दंगे हुए, आजादी के बाद बता रहा हूं मैं, उसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार है और तमाम
पार्टी जो भी शासन में रही उन तमाम की जिम्मेदारी है। शिया सुन्नी के दंगे आपने नहीं देखे हिंदुस्तान में किस तरह से होते हैं? आपको याद है किस तरह से राम मंदिर के बारे में किस तरह से यूपी के अंदर दंगे हुए? आपको याद है सीए एनआरसी में केवल यूपी ऐसा स्टेट था जहां दंगे नहीं हुए। दिल्ली राजधानी जहां मैं बैठा हुआ हूं, वहां पर पूरी दिल्ली ने सीए एनआरसी के दंगों को देखा था। क्यों देखा था? क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया था। और पूर्णिमा 1 मिनट लूंगा। इस वर्ल्ड के अंदर मैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर साइप्रस एक कंट्री है, यूएन मिशन में मैं रहा हूं। वहां पर टर्किश मुस्लिम्स हैं और ग्रीक क्रिश्चियंस हैं, उनके बीच में 1954 से विवाद है, जिस वजह से मेरे जैसे पुलिस वाले और आर्मी वाले वहां जाते हैं। अब यूएनओ के जहां भी पूरे वर्ल्ड में जहां उनके कैंप्स हैं, जहां काम कर रहे हैं, उसमें मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, पर जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, तमाम पैनलिस्ट गूगल करके देखें उसमें मुस्लिम पक्ष क्यों है, उसमें बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, उसमें कोई और दूसरा पक्ष नहीं है। हर जगह मुस्लिम पक्ष क्यों है? इस चीज का जवाब आप ले लीजिए कि क्या मुसलमानों के खिलाफ पूरा देश उनके विरोध में खड़ा हुआ है? थैंक यू, लेकिन मौका दीजिए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, यहां पर विषय साफ है। अगर आपको ये कानून व्यवस्था की दिक्कत लगती है तो माफ कीजिए, आपने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधी हुई है, कानों में रुई डाली हुई है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं चुनाव है इस वजह से दंगा है, लेकिन शोभ यात्रा पर पत्थर सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है। गहलोत की सरकार में राजस्थान में भी है, बंगाल में भी है, त्रिपुरा में भी है, झारखंड में भी है, सब जगह है। हो सकता है कि आप हमें एक अच्छी सरकार ना मानते हो, लेकिन फिर ये झारखंड में क्यों होता है, फिर ये बंगाल में क्यों होता है, फिर ये त्रिपुरा में क्यों हो जाता है, फिर ये बिहार में क्यों हो जाता है तेजस्वी की सरकार में? विषय एक ही है यहाँ पर। ये पूरे तरीके से प्रायोजित एक धर्म के खिलाफ, शोभ यात्राओं के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है और कुछ नहीं। कानून व्यवस्था हर जगह साफ थी, हर जगह बेहतर थी।